एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ में अपने ससुराल से अपने घर के लिए निकलता है। चूंकि रात का समय था, नहर किनारे का रास्ता था, जंगल का रास्ता था, तो तीन लोग अचानक से इसकी बाइक के आगे आ जाते हैं और वो इसकी बाइक को रोकने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये पहले समझ नहीं पाता कि आखिरकार ये तीन लोग उसकी बाइक को क्यों रोक रहे हैं। ये बाइक रोक लेता है। अब जैसे ही ये बाइक रोकता है, वो तीन लोग इसके ऊपर हमला कर देते हैं। ना कि वो इसके ऊपर हमला करते हैं, बल्कि इसकी पत्नी का अपहरण कर कर जंगल की तरफ ले जाते हैं। अब दोस्तों, जंगल की तरफ ले जाते हैं, ये परेशान बदहवास घबराया हुआ पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस पहुंचती है। यकीन मानिए दोस्तों, जब पुलिस इस पूरे केस का खुलासा करती है और जब पूरी सच्चाई पुलिस के सामने आती है, तो पुलिस वाले भी इस व्यक्ति के चेहरे को ही देखते रहते हैं। रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, बात करें अगर आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। और कानपुर के अंदर एक थाना लगता है, शिवली थाना। और ये जो शिवली थाना है, इसी शिवली थाने के अंतर्गत एक गांव आता है, केसरी नवादा गांव। और ये जो केसरी नवादा गांव है, इसी गांव के अंदर एक व्यक्ति जो कि जंगल के रास्ते में था, वो पुलिस को फ़ोन करता है। रात के 8 से 9 बजे के आसपास का समय था। फ़ोन करने के बाद में कहता है कि साहब, उसकी पत्नी को 3 आदमी जंगल की तरफ उठा के ले गए। मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढ लिया, लेकिन उसकी पत्नी के बारे में कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। साहब, आप जल्दी आ जाइए, कुछ भी करके मेरी पत्नी को ढूंढ दीजिए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अब इस तरीके की सूचना जब पुलिस वाले पाते हैं, तो पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं कि ये तो चलते चला है, किसी को लूटना, उसके बाद उसकी पत्नी को अपहरण के लिए ले जाना। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ दरिंदे हों, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई रेप वगैरह की कोई घटना हो जाए। इसलिए पुलिस वाले तुरंत जो घटना स्थल थी वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद में इस व्यक्ति से पूछताछ करते हैं। तो ये व्यक्ति बताता है कि साहब, मेरा नाम है रमल पाल और मेरी जो पत्नी है उसका नाम है सरिता। रमन पाल, जिसकी उम्र लगभग 34 से 35 वर्ष के आसपास है, इसकी पत्नी सरिता की उम्र लगभग 30 वर्ष के आसपास है। रमन पाल पुलिस को बताता है कि साहब, उसकी जो पत्नी है ये गहला गांव की रहने वाली है और वो गहला गांव अपने ससुराल में आया हुआ था, लेकिन अब वो अपनी पत्नी के साथ इधर से लौट रहा था। इसी गांव के पास में जो नहर है, यहीं से हम लोग गुजर रहे थे और अचानक से 3 लोग मेरी बाइक के सामने आ जाते हैं। पहले वो मेरी बाइक को रोकते हैं, उसके बाद वो ज़ोर ज़बरदस्ती मेरी पत्नी को उठाकर जंगल के रास्ते में ले जाते हैं। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं, तो उसके बाद में पुलिस की टीम जंगल के रास्तों में उस महिला को ढूंढना शुरू करती है। इधर ये जो व्यक्ति था, जिसका नाम रमन पाल था, ये तुरंत अपने ससुर कमलेश को कॉल करता है। कहता है कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया। अब जो कमलेश थे वो भी तुरंत घटनास्थल वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, पुलिस भरपूर मेहनत कर रही थी, पुलिस ढूंढने की तमाम कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो सरिता थी उसके बारे में पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती है। अब दोस्तों, पुलिस वाले जंगल में ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो सरिता की जानकारी थी वो पुलिस को मिल नहीं पाती है। उसके बाद में पुलिस आती है और रमन के जो ससुर होते हैं कमलेश पाल, इन दोनों को लेकर पुलिस थाने पहुंचती है। लेकिन जैसे ही पुलिस इन दोनों को लेकर पुलिस थाने पहुंचती है, तो जो कमलेश होते हैं ये पुलिस के पांव पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि साहब, उसका जो दामाद रमन है ये सरासर झूठी कहानी बता रहा है। दरअसल मेरा जो दामाद रमन है, ये मेरी बेटी सरिता के साथ में अक्सर लड़ाई झगड़ा किया करता था और उसकी बहुत ज़्यादा मार पिटाई करता था और उसके साथ में दुर्व्यवहार किया करता था। लेकिन जो रमन होता है वो कहता है कि साहब, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, 3 लोग आए थे, उन्होंने ही मेरी पत्नी का अपहरण किया है। अंकल जो है, उनकी बेटी गुम हुई है, तो उनको सदमा तो लगा है और ऐसे में हाँ, कसूरवार मैं हूँ, लेकिन मैं वादा करके कहता हूँ कि साहब, मैंने सरिता के साथ में कुछ नहीं किया है। अब जैसे ही ये बात पुलिस वालों के सामने आती है, तो पुलिस वाले कमलेश पाल और रमन इन दोनों को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि हम एक बार फिर से कल जंगल में चलेंगे और फिर से सरिता को ढूंढेंगे, तुम दोनों चिंता मत करो। उसके बाद में अगले दिन पुलिस वाले फिर से जंगल में पहुंचते हैं, फिर से तहकीकात की जाती है, तफ्तीश की जाती है, तब जाकर आखिरकार पुलिस वालों को सरिता मिल जाती है। दरअसल जो सरिता थी उसकी हत्या कर दी गई थी। सरिता के जिस्म पर बहुत ज़्यादा चोटों के निशान थे। सरिता के गले में उसकी ही चुनरी को लपेटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। अब बड़ा सवाल यह था कि आखिरकार वो कौन 3 लोग ऐसे थे जो आए, अचानक से किडनैप करके लेके गए और सरिता की हत्या कर दी। दूसरी बात यह भी थी कि 3 व्यक्ति थे, तो कोई ऐसा भी मामला नहीं दिख रहा है कि कोई दुर्व्यवहार किया गया हो। लिहाजा पुलिस वाले उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेते हैं और सीधा सीधा डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इधर रमन की ही तहरीर पर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और उसके बाद में इस केस को सुलझाने के लिए
पुलिस वाले अपनी तफ्तीश शुरू करते हैं। अब पुलिस इस केस को सुलझाने के लिए सबसे पहले जो रमन था उससे भी पूछताछ करते हैं, कमलेश से भी पूछताछ करते हैं। ये भी पूछा जाता है कि कोई पुरानी रंजिश का, कोई पुरानी दुश्मनी का तो कोई मामला नहीं, कोई ऐसा किसी ने फिरौती मांगी हो, कोई कॉल किया हो, कोई फ़ोन किया हो। लेकिन पुलिस वाले इन दोनों के बयान लिखवाने के बाद में छानबीन शुरू करते हैं और 1 से 2 दिन का समय गुजर जाता है। अच्छा, जो कमलेश पाल थे ये पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाते हैं। वो कहते हैं कि साहब, इधर उधर पैर मारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दरअसल जो मेरा दामाद है ये झूठ बोल रहा है और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मेरी बेटी का कातिल कोई और नहीं बल्कि मेरा ही दामाद रमन है। अब जब इतने कॉन्फिडेंस के साथ में जो कमलेश पाल होते हैं वो पुलिस से ये बातें कहते हैं तो पुलिस वाले सोचते हैं कि एक बार रमन से सख्ती से पूछताछ करनी चाहिए और पुलिस वाले ऐसा ही करते हैं। इस बार जब रमन से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो थोड़ी देर तक तो रमन पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश कर लेता है, लेकिन उसके बाद में जब पुलिस वाले इसके चेहरे की रंगत को देखते हैं, इसके जिस्म के हालचाल को देखते हैं, उसके बाद पुलिस वाले समझ जाते हैं कि रमन पुलिस से झूठ बोल रहा है और ये कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा पुलिस वाले अब रमन के ऊपर सख्ती दिखाते हैं और जब इसके ऊपर सख्ती दिखाते हैं तो ये टूट जाता है और टूटने के बाद में कहता है कि हाँ साहब, मेरे पति का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, मैंने ही अपनी पत्नी का कत्ल किया है। अब जैसे ये बात रमन पुलिस के सामने एक्सेप्ट करता है तो पुलिस वाले कुछ देर तक तो रमन के चेहरे को देखते हैं और उसके बाद इससे इस कत्ल के पीछे की पूरी वजह और पूरी कहानी सुनते हैं। दरअसल ये जो लड़की थी जिसका नाम सरिता था, ये कमलेश पाल की सबसे छोटी बेटी थी। कमलेश पाल के और भी बच्चे थे, सबकी शादी हो चुकी थी, लेकिन जब सरिता की उम्र शादी की होती है तो कमलेश पाल चूँकि घर से इतने ज़्यादा अमीर, इतने ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, इसलिए बेटी की शादी की जल्दी इन्हें चिंता होने लगती है और ये अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखना शुरू करते हैं। और आखिरकार इनकी जो तलाश थी ये इसी रमन पर जाकर ख़त्म हो जाती है। रमन जो कि चौबेपुर थाना के डांग करके एक गांव है, डांगपाल, और इसी डांगपाल गांव का ये रहने वाला है। इसके पिता का नाम है रामपाल और इसका एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम अमन है, जिसकी शादी हो चुकी है और वो हरियाणा में रहता है। और ये जो रमन है इसने कक्षा 8 तक की पढ़ाई की है और उसके बाद में अपने ही इलाके के अंदर एक कंपनी के अंदर एज ए सफाई कर्मी के तौर पर ये ड्यूटी करता है। ये सफाई कर्मी के तौर पर ड्यूटी भी करता है और साथ के साथ अपने पिता का खेती किसानी के अंदर भी हाथ बटाता है। लड़का ठीक ठाक था, सीधा साधा था, सफाई कर्मी की नौकरी भी किया करता था, पिता के साथ में खेती किसानी का काम भी कराया करता था। इसलिए जो कमलेश पाल होते हैं अपनी बेटी सरिता का रिश्ता रमन के साथ में तय कर देते हैं। उसके बाद में बड़े ही धूमधाम के साथ में कमलेश पाल अपनी बेटी की शादी कर देते हैं, लेकिन कमलेश पाल के पास में ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपनी बेटी को कुछ ज़्यादा दान दहेज नहीं देते हैं। उसके बाद में उनकी जो बेटी सरिता थी ये रमन के साथ उसके घर चली जाती है। अब सरिता अपने पति के साथ एक बेहतर ज़िंदगी बिताने के लिए उसकी शुरुआत तो करती है, लेकिन सरिता को ये नहीं पता था कि उसकी जो सास है ये दहेज की बहुत ज़्यादा लोभी है। दरअसल जैसे जैसे वक्त गुजरता है, वक्त गुजरने के साथ में सरिता की जो सास होती है अब सरिता को परेशान करना शुरू करती है। ये उसे अक्सर दहेज के लिए प्रताड़ित किया करती थी। अच्छा, रमन जो था इस मामले में उसे अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए था, लेकिन रमन भी अपनी माँ का साथ देता है और अपनी माँ के कहने पर अक्सर वो सरिता की पिटाई कर दिया करता था। ये चीज़ें आम हो चुकी थी, लगातार सरिता को प्रताड़ित किया जा चुका था और इस घर में लगातार लड़ाई झगड़ों की वजह से रमन के जो पिता होते हैं वो आखिरकार रमन को अपने घर से निकाल देते हैं। रमन जो कि शराब पीने का बहुत ज़्यादा आदी था और ज़्यादा पैसे कमा नहीं पाता था, अक्सर वो पैसों के लिए कभी अपने दोस्त रंजीत पाल के पास जाता, उससे पैसे लेता और एक किराए का कमरा लेकर थोड़ी ही दूर पर रहने लग जाता है। अब रंजीत पाल के कर्ज में रमन कुछ इस कदर डूब जाता है कि उसके पास बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं था। अब रमन और भी ज़्यादा शराब पीना चालू कर देता है। सरिता रमन की इन हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी क्योंकि सरिता को अब एक बेटी भी हो चुकी थी और सरिता चाह रही थी कि इन सारी चीज़ों का असर उसकी बेटी पर ना पड़े, उसकी बेटी की अच्छी परवरिश हो जाए। एक माँ आखिरकार और क्या चाहेगी। लेकिन रमन जो था उसके जिस्म पर, उसके एक तरीके से उसके जहन पर इस बात का कोई भी असर नहीं था और उसको जो चाहिए था वही वो कुछ कर रहा था। यानी उसको शराब चाहिए थी पीने के लिए और बस ऐसे ही थोड़े बहुत पैसे जिससे घर का गुजारा बसारा हो सके। और इसी तरीके से वो जो रंजीत पाल इसका दोस्त था, बचपन का दोस्त, उससे कर्जे पे कर्जा लेता चला जाता है। लेकिन रंजीत पाल जब रमन से मिलने के लिए रमन के घर पे पहुंचता है और जब रमन की पत्नी सरिता को देखता है तो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। अब रंजीत पाल अक्सर रमन के घर आना जाना शुरू कर देता है
क्योंकि रंजीत पाल चाहता था कि वो रमन की पत्नी के थोड़ा नज़दीक जाए। और एक दिन कर्रा दिल कर वो अपनी दिल की बात रमन की पत्नी सरिता से कहता है। अब जैसे ही ये बात वो सरिता से कहता है, सरिता उसके ऊपर आग बबूला हो जाती है, गुस्सा हो जाती है और उसे खरी खोटी सुना देती है। अब रंजीत वहाँ से चला तो जाता है, लेकिन जाने के बाद में ये अपने दोस्त बीरपाल से मिलता है और उससे कहता है कि यार, जो रमन की पत्नी है सरिता, वो बेहद खूबसूरत है और मैं कुछ भी कर एक बार तो उससे मिलना चाहता हूँ। अच्छा, बीरपाल उसे एक एडवाइस देता है। उसके बाद में रंजीत और बीरपाल दोनों कुछ शराब की बोतलें खरीदते हैं और उसके बाद रमन के घर पहुंच जाते हैं। रमन, बीरपाल और रंजीत ये तीनों लोग बैठकर शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद में ये रंजीत को खूब ज़्यादा शराब पिलाते हैं, जिससे रंजीत जो था बेसुध हो जाता है। और जैसे ही रंजीत के ऊपर नशा हावी होता है, उसके बाद में जो रंजीत और बीरपाल थे ये रमन की पत्नी के कमरे में घुस जाते हैं और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। जो सरिता थी वो इस बात का विरोध करती है। विरोध करने के बाद में जैसे तैसे कर अपने आप को बचाकर यहाँ से भागती है और जाने के बाद में सीधा किचन के अंदर घुस जाती है। किचन से एक तेज़ धारदार चाकू निकालती है और चाकू निकालने के बाद में रंजीत और वीरपाल की तरफ लहराते हुए कहती है कि देखो, या तो मैं तुम्हें मार दूंगी या फिर अपने आप को मार लूंगी, लिहाजा बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। उसके बाद रंजीत और वीरपाल वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही इसके पति रमन को होश आता है, सरिता सारी बात अपने पति रमन को बताती है। लेकिन रमन भी कहता है कि देखो, उसका जो दोस्त रंजीत है तुमसे जो करना चाह रहा है वो तुम कर लो, क्योंकि उसका मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा है और अगर तुम सब कुछ नहीं करने दोगी तो फिर मुझसे पैसा मांगेगा, इसलिए उसकी जो चाहत है वो चाहत तुम पूरी कर दो, इससे मुझे थोड़ी मोहलत भी मिल जाएगी। अब जैसे ही ये बात सरिता सुनती है, अपने पति रमन की आग बबूला हो जाती है और इसी बात को लेकर अक्सर इन दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाती है। लिहाजा उसके बाद में वक्त गुजरता है और वक्त गुजरने के बाद में तारीख आती है 30 अगस्त साल 2023। 30 अगस्त साल 2023 को ये जो लड़की थी जिसका नाम सरिता था, ये अपने मायके जाने की बात कहती है, लेकिन रमन इनकार कर देता है। रमन कहता है कि हम लोग अभी नहीं जा सकते। सरिता विरोध करती है और इसी बात को लेकर रमन अपनी पत्नी सरिता की बड़ी ही बेरहमी के साथ में पिटाई कर देता है। जब रमन अपनी पत्नी सरिता की पिटाई करता है तो उसके बाद में सरिता गुस्से में अपनी छोटी बेटी को लेकर अपने मायके चली जाती है। पीछे से रमन भी पहुंच जाता है, लेकिन सरिता अब तक अपने ऊपर हुए सारे अत्याचारों को बता चुकी थी। वो उसके दोस्त की करतूतों को भी बता चुकी थी। वो अपने पति के मंसूबों को भी बता चुकी थी कि उसका पति आखिरकार उसे उसके दोस्तों के साथ सुलाना चाहता है। जब रमन पहुंचता है तो उसके बाद में जो सरिता का भाई और सरिता के पिता थे वो रमन को काफ़ी ज़्यादा खरी खोटी सुनाते हैं और उसे अपने घर से बेइज्जत करके निकाल देते हैं। रमन वहाँ से चला तो आता है, लेकिन अब ये सरिता के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आग बबूला हो चुका था। इसने सोच लिया था कि वो सरिता को अब इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा कर देगा, रुखसत कर देगा। इसी के तहत ये आकर रंजीत पाल और वीरपाल इन दोनों से मुलाकात करता है। इन दोनों से कहता है कि उसे अपनी पत्नी का कत्ल करना है। अच्छा, रंजीत पाल वीरपाल अपने साथ में एक लड़के को लेते हैं जो कि उन्हीं के गांव का था, सौरभ, और ये तीनों लोग मिलकर प्लानिंग करते हैं। रंजीत कहता है कि देखो, कत्ल करना होगा, उसके लिए हमें प्लानिंग करनी होगी ताकि हम लोग बच सकें। उसके बाद में ये जो रमन था ये कहता है कि देखो, 5 सितंबर को मैं अपनी पत्नी को लेने जाऊंगा, माफ़ी तलाफ़ी कर मैं जैसे तैसे लेके आऊँगा, लेकिन जो केसरी नवादा गांव है उस गांव के पास में जो नहर है, मैं वहाँ से लगभग 8-9 बजे के आसपास गुजरूंगा। तुम वहीं झाड़ियों के पीछे छुप जाना, मैं बाइक किसी वाहन से रोकूंगा और तुम लोग आ जाना। उसके बाद में उसकी पत्नी की हत्या कर देना। ऐसा ही होता है। रंजीत, वीरपाल और सौरभ ये तीनों लोग जाकर जो केसरी नवादा गांव है उसी गांव के पास में जो नहर है उसी नहर पर झाड़ियों में छुप जाते हैं। उसके बाद में रंजीत अपनी पत्नी को लेने पहुंचता है। ये अपने ससुराल वालों से माफ़ी मांगता है, कहता है कि आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा, और उसके बाद अपनी पत्नी अपनी बच्ची को लेकर उसी नहर के रास्ते से निकल रहा होता है। ये पेशाब करने के लिए अपनी गाड़ी रोकता है और उसी समय वो तीनों आ जाते हैं। पहले तो बड़ी बेरहमी के साथ में इसी जो लड़की थी जिसका नाम मैंने आपको बताया सरिता, इसकी बड़ी बेरहमी के साथ में पिटाई करते हैं और बाद में इसी के गले में इसकी चुन्नी डालकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद में रमन जो था इन तीनों को इनके घर भेज देता है और उसके बाद ये वापस बाइक के पास आता है, अपने पास से एक ब्लेड निकालता है और उसी ब्लेड से अपने जिस्म पर कुछ खरोंचे लगाता है और उसके बाद चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। वाकई में दोस्तों, उसके बाद में ये पुलिस में जब फ़ोन करता है और सारी कहानी बताता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कमलेश पाल थे उन्हें इसके ऊपर शक था और इसी शक के आधार पर ये पूरा केस खुल गया। बहरहाल दोस्तों, आप लोग ऐसे पति और ऐसे दोस्तों के ऊपर किस तरीके की राय रखते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा।
बाकी कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोग के जो कल के दिन कमेंट्स आए थे, इसमें सरफराज सिद्दीकी लिखते हैं, भाई मैं यूट्यूब पर कभी लाइक और कमेंट्स करता ही नहीं हूँ किसी को भी, क्योंकि मैं आप जितनी मेहनत करते हैं उतने लाइक और व्यूज़ आते नहीं, ये सोचकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसलिए आप बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए मैं आपको कमेंट्स कर देता हूँ, लाइक कर देता हूँ, क्योंकि आपकी कहानी बताने का तरीका भी अच्छा है। तो मेरे भाई शुक्रिया आपका, जितना मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। सालिम जी हैं लिखते हैं, ज़िला कुशीनगर से सुन रहे हैं भाई, तो मेरे भाई शुक्रिया आपका। विनोद उपाध्याय लिखते हैं, मलिक जी सारी कहानियाँ बहुत ही अच्छी होती हैं, शुक्रिया मेरे भाई। सुल त्यागी लिखते हैं, आपकी कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, तो मेरे भाई शुक्रिया आपका। खान अकीन लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई, कहानी बहुत अच्छी है, मुरादाबाद से हूँ और कहानी सऊदी से सुनता हूँ, तो मेरे भाई शुक्रिया। बालिश बिहारी लिखते हैं, मलिक साहब नमस्कार, आपका कहानी बताने का तरीका पहला लाइक है और तरीका अच्छा है, थैंक्स सर जी, शुक्रिया। उसके बाद में शमशुल अंसारी लिखते हैं, भैया अल्लाह आपको कामयाबी दे, मेरे भाई शुक्रिया। पी के शर्मा है लिखते हैं, नाइस स्टोरी सर, तो पी के शर्मा जी शुक्रिया आपका। उसके बाद में शादाब सैयद है लिखते हैं, हर तकलीफ़ के बाद राहत है, मोरल डाउन नहीं करना, मेहनत करना, सब ठीक हो जाएगा, शुक्रिया भाई। शादाब जी आगे लिखते हैं, मेहनत करते रहो जनाब, कामयाबी अल्लाह ज़रूर देगा, शुक्रिया। उसके बाद में शमशुल अंसारी हैं जो कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। सरफराज सिद्दीकी लिखते हैं, नाइस स्टोरी। उसके बाद में रशपाल हैं लिखते हैं, वेरी गुड, तो शुक्रिया। राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से सुनते हैं, लिखते हैं 15 दिन पहले ये दूसरे चैनल पर कहानी आ चुकी है। तो राधे श्याम शर्मा लोग क्राइम स्टोरी सुनाते हैं तो कहानी सुना ही देते हैं, तो बेहतर यही होगा कि आप मुझी को सुना करें ताकि आप किसी और की कहानी सुन ही ना पाएँ। उसके बाद में सुल्तियागी लिखते हैं, नमस्कार भाई साहब, रेन सुल्तियागी बुलंदशहर से सुनता हूँ, क्राइम कैसा भी हो सब खुल ही जाता है, संदीप जी लिखते हैं, शुक्रिया। मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा कहानी सुनती हैं और लिखते हैं, आप भी सबको ग्लूकोज का एक गिलास देते रहा करो और छुट्टी मत किया करो, प्रादीप वर्मा जलंधर पंजाब से, शुक्रिया बहन आपका। उसके बाद में मोहम्मद जावेद लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, आज मेरे दोस्त का बेबी का जन्मदिन है, आप उसके बच्चे का जन्मदिन की विश कर देना, और मेरे दोस्त का नाम आशिक है और उसके बच्चे का नाम पोपो है, ये यानी पोपो प्यार से कहते हैं, उसका नाम मोहम्मद आमिन रज़ा है। तो मोहम्मद जावेद जी, आपके जो दोस्त हैं आशिक, उनके बेटे पोपो को उनके जन्मदिन की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, 1000 वर्ष उनकी उम्र हो। बहरहाल दोस्तों, ये थी कहानी और ये थे आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलता हूँ दोस्तों मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।